अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विविध प्रश्न पत्र, विविध सेक्शन, जिसमें से विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो हिंदी साहित्य और ग्रामर से लेकर संयुक्त रूप से बनाए गए हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न हिंदी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और खुशखबरी की बात है कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन जल्दी ही आने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, अपनी आज तैयारी में ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं और अभी से जुड़ जाएं, लापरवाही ना करें। और जैसे ही डेट्स ओपन होते हैं, फॉर्म ओपन होता है, शुरुआत में ही फॉर्म भर लें, लास्ट दिन का इंतज़ार ना करें। तो चलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखते हुए हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो इस कक्षा का पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 इसमें हुई थी प्रेमचंद जी की मृत्यु। मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय था, का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी प्रारंभ में नवाब राय के नाम से अपनी रचनाएं उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद नाम जमाना पत्र के संपादक मुंशी दयाराम निगम द्वारा दिया गया था। प्रेमचंद उपनाम इन्हें प्रथम 5 कहानियों के संग्रह सोजे वतन के बाद मिला। गोदान इनकी समस्त रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति हैं मुंशी दया नारायण। कवि धूमिल का पूरा नाम था कवि सुदामा पांडे धूमिल, कवि धूमिल का पूरा नाम है। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। इनका जन्म 9 नवंबर 1936 को खेवली वाराणसी में हुआ था। इनका निधन 10 फरवरी 1975 को हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये 3 रचनाएं इनकी बहुत ही प्रमुख हैं। इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम के लिए से लिखा करते थे? तो भ्रमरानंद नाम से विद्यानिवास मिश्र जी लिखा करते थे। विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से भी रचनाएं करते थे। जब भी ये भ्रमरानंद नाम से लिखते थे तो इनके लेखन और भाषा में एक प्रकार का व्यंग आ जाता था। विद्यानिवास मिश्र के अनुसार हिंदी में यदि आंचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए तो दुरूह राजभाषा से बचा जा सकता है, जो बेहद संस्कृत निष्ठ है। इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो उत्तराखंड से अमरकांत संबंधित नहीं है। उपर्युक्त कथाकारों में अमरकांत का संबंध उत्तराखंड से नहीं है, अपितु उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जबकि शेष का संबंध उत्तराखंड से है। सुमित्रा नंदन पंत, शैलेश मटियानी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी, तारा पांडे, गौरापंत शिवानी, लीलाधर जगुड़ी और मंगलेश डबराल तथा मनोहर श्याम जोशी, ये सभी रचनाकार उत्तराखंड से संबंधित हैं। इनमें कौन सा गुण अथवा दोष समालोचनात्मक में नहीं होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए ईर्ष्या की भावना, ये नहीं होना चाहिए। समालोचनात्मक दोष में नहीं होना चाहिए। जबकि आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता और सहृदयता ये होनी चाहिए। समालोचक के आवश्यक गुण इस प्रकार हैं: अंतर्दृष्टि या पैठ, सहानुभूति, बहुज्ञता, औचित्य, धैर्य एवं निष्पक्षता, प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति, ईर्ष्या की भावना। समालोचक नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, समालोचक में नहीं होनी चाहिए। वीथी क्या है? वीथी होगा रूपक को कहा जाता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने रूपक के 10 प्रकार बताए हैं: नाटक, प्रकरण, भाड़, व्यायोग, संविकार, डिम, इहा, मृग, अंक, वीथी और प्रहसन। इनमें नाटक सर्वाधिक प्रचलित है। निम्नलिखित में से जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। तो अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, यह कथन सही नहीं है। जबकि एक भाषा में प्रकट किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है, सही है।
जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। अनपेक्षित एवं कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसे गर्म समाचार के वर्ग में रखा जाता है। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को गर्म समाचार, हॉट न्यूज में रखा जाता है। रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? तो रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। यही रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में अंतर है। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार होना चाहिए। रिपोर्टर बनने के लिए रिपोर्टर संवाददाता बनने के लिए सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार होना आवश्यक है, जिससे वह तात्कालिक घटना को पूर्णतः सत्यता एवं समझदारी के साथ एकत्र कर सके। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति रिपोर्टर करता है। समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? समाचार का प्रमुख तत्व सत्यता व नवीनता है। सत्यता व नवीनता समाचार का प्रमुख तत्व है, जो पाठक के ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है। अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडरों द्वारा कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समाचार मोरिस फेगस को के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? तो समाचारों को पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठकों के लिए बोधगम्य संवाददाता बनाता है, क्योंकि वह पाठकों की रुचियों को ध्यान में रखता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये कथन सही नहीं है। जबकि संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। विदेशों के कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें पात्र और दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय है। विदेशों में भी भारतीय कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहाँ की भाषा में प्रसारित किया जाता है। अतः कथन संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए कथन सत्य नहीं है। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना, ये संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन होता है। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना है, जिससे वे लाभ प्राप्त कर सकें। दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? तो दृश्य श्रव्य काव्य का मतलब होता है दृश्य अर्थात देखने के साथ साथ जिसे सुना भी जा सके, ऐसा काव्य जैसे चलचित्र वह दृश्य श्रव्य काव्य है। दृश्य श्रव्य काव्य से अभिप्राय जो देखने के साथ साथ सुना भी जा सके, जैसे चलचित्र। इसके अंतर्गत टेलीविज़न, फिल्म आदि आते हैं। इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है इसमें से दूरदर्शन। दूरदर्शन श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि दृश्य श्रव्य संचार का माध्यम है। टेप रिकॉर्डर, कैसेट, रेडियो श्रव्य संचार के माध्यम है। गद्य की वह विधा जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है, उसे कहते हैं आलेख। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है। यह आकार में लेख से बड़ा होता है, लेकिन इसे निबंध नहीं कहा जा सकता। आप किस कथन को असत्य मानते हैं? तो इसके लिए पहले कथन सारे पढ़ने होंगे। एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए अनुवाद पुल का कार्य करते हैं।
सही लग रहा है। अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले और बाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। एक भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को दूसरे भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन सी, अनुवाद में अनु का अर्थ पहले और वाद का अर्थ उसे पुनः बाद में लिख देना है। अनु का अर्थ पीछे नहीं, अनु का अर्थ बाद में होता है। तो कथन हमारा सी ही गलत है, इसमें असंगत है। विकल्प सी का कथन असंगत है। अनुवाद को दो शब्दों अनुत अनुवाद के योग से बना है। अनु का अर्थ बाद या पुनः होता है, जबकि वाद का अर्थ होता है कथन, यानी बाद में क्या किया गया कथन या उसके पीछे किया हुआ कथन। इनमें से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता? तो चित्र, पहला ही ऑप्शन हमारा, रेडियो में नहीं होता, ये श्रव्य माध्यम है। रेडियो विज्ञापन में वाचन संदेश तथा संगीत शामिल होता है, इसमें चित्र का कोई स्थान नहीं है। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए, ये कथन सही नहीं है। जबकि बाल साहित्य, उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, यह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए, वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए। इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं उसे चिन्हित कीजिए। संचार का माध्यम, इसमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं, तो शब्द संचार रेडियो में नहीं होता। समाचार पत्र, पत्र पत्रिका और पुस्तकें शब्द संचार माध्यम के रूप हैं। संचार की वह व्यवस्था जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, इसमें समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं शामिल हैं। जबकि रेडियो श्रव्य संचार का माध्यम है। संचार के दो प्रमुख रूपों मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटिए। तो इसमें से ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे, ये कथन सत्य नहीं है। इन दोनों माध्यमों से संचार क्षेत्र में अभूतपूर्व गति आई। मुद्रित माध्यम लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 20वीं शताब्दी की देन है। वैज्ञानिकों की सूझबूझ से दोनों माध्यम अस्तित्व में आए, ये सभी कथन सही हैं। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज मानी जाती हैं? तो मुक्ति बोध की रचनाओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। क्रांतिकारी कवियों में निराला के बाद स्थान प्राप्त गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत के इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं। ये प्रगतिशील प्रयोगवादी कवि थे। इनकी प्रथम कहानी खलील काका थी। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। तुलसीदास के बारे में ये कथन है। उपर्युक्त उक्ति तुलसीदास की प्रशंसा में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कहा। इतना सुन के पातशाही जी, श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सेना सोना हो गया। रास बंचना पूरा भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है, इसका उत्तर है 84 वैष्णव की वार्ता से ये व्याख्यान लिया गया है। गांधी जी के अनुसार समस्याओं के समाधान का रास्ता क्या है? तो गांधी जी के अनुसार व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना ही समस्याओं के समाधान का रास्ता है। गांधी जी के अनुसार समस्याओं के समाधान का रास्ता व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन है। संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? संस्कृति रूपांतरित होती है, यह कथन सत्य है। जबकि संस्कृति नष्ट होती है, संस्कृति स्थिर होती है और संस्कृति जड़ होती है, कथन सत्य नहीं है। प्रत्युत का अर्थ होता है बल्कि। प्रत्युत का अर्थ बल्कि या वरन होता है। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से
रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।